नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके हमारे चैनल रेगा मैथ आर्मी पर। जरा एक आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन कल का जो आधा अधूरा अपना काम रह गया था। तो देखिए, कल अपन कहाँ पहुंच गए थे। कल अपन पहुंचे थे, अपन ने पढ़ लिया था डायगोनल मैट्रिक्स। अगर बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। तो देखिए बच्चों, अपन ने कल डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। इसके बाद तो जरा डायगोनल मैट्रिक्स को फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। अपन ने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण को छोड़कर सारे मान क्या हो बेटा, जीरो। इधर दिख रहा है हाँ। आप मैंने कहा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण को छोड़कर, डायगोनल को छोड़कर सारे वैल्यू क्या हो या सारे मान क्या हो बेटा, जीरो। तो अगर मान लो अपन 3x3 का कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो देखिए ABCDEFGHI 9 एलिमेंट आएंगे। तो इधर पे तो डायगोनल बनेगा इस प्रकार से, तो इधर तो कोई एलिमेंट आएगा ही आएगा, इधर कोई आएगा, इधर कोई आएगा। क्योंकि कल मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने आपको इस प्रकार से भी बताया था कि 11, 22, 33 इस प्रकार से भी आपका डायगोनल बन जाता है। 0 0 0 और बाकी सारे मान आप क्या कर दो, 0 0 कर दो। ये आपका बन गया डायगोनल। लेकिन अपन को आज क्या पढ़ना है, आज अपन को पढ़ना है इसके बाद स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अदिश आव्यूह। क्या कहते हैं भाइयों, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है जरा समझिए। ये सेम विकर्ण आव्यूह की तरह ही होता है। फर्क कितना रहता है, अगर मान लो बेटा अपन ने कोई एक आव्यूह बना लिया और 3x3 का ही बना लिया। अपन ज्यादातर चर्चा किस पर करेंगे बेटा, 3x3 पर ही करेंगे। बाकी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें आप जितने प्रकार के आपको आव्यूह मिलते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। तो देखिए, मैंने आपसे कहा स्केलर या अदिश आव्यूह होता क्या है। तो मैंने एक आव्यूह लिया 3x3 का और मैंने सेम विकर्ण की तरह बना दिया। मैंने क्या किया, सेम विकर्ण की तरह बना दिया बस। अब देखिए, अभी आपको डायगोनल और स्केलर दोनों सेम दिख रहे हैं। फर्क क्या आता है कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा कि उसके जो सारे पूरा डायगोनल था वो उसको छोड़ के सारी वैल्यू जीरो थी। और आपने देखा स्केलर में भी अगर आप ध्यान दो तो डायगोनल को छोड़कर सारी वैल्यू जीरो है। फर्क इतना रहता है केवल, फर्क इतना रहता है केवल कि जो डायगोनल होता है वो आपका सेम नंबर पे काम करता है। मतलब अगर इधर ए है तो इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा। अगर बेटा इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। अगर इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा और इधर भी 6 होगा। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर भी 1। मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसके डायगोनल की संख्या समान हो और सारे मान क्या हो बेटा, जीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपका, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए, आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप नोट कर सकते हो इसको। तो देखिए बच्चों, इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके बाद अपन को नजर माननी है, बहुत इंपोर्टेंट है, जो यूनिट मैट्रिक्स या इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जरा हिंदी में इसको लिखना चाहें तो तत्समक आव्यूह। क्या कहते हैं बेटा, तत्समक आव्यूह। तो देखिए जरा वाल को, अपन तत्समक आव्यूह को देखते हैं। तत्समक आव्यूह में होता क्या है। तो देखिए, तत्समक आव्यूह को अगर मैं कोई बेटा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो तत्समक आव्यूह आपको बनेगा वो हमेशा वर्ग आव्यूह बनेगा। क्या बनेगा बेटा, आप तत्समक आव्यूह उसको तभी बना सकते हो जब वो आव्यूह, कौन सा आव्यूह होगा, एक आपका वर्ग आव्यूह होगा। अगर वो आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह नहीं है तो आप उसको कभी भी तत्समक आव्यूह ना बेटा ना।
तो देखो बेटा, अगर अपन ने कोई मैट्रिक्स लिया, अब देखो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, मैंने आपको कल बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। मैंने कल बताया था एक ऐसा आव्यूह जिसकी रो और कॉलम बेटा क्या हो, समान हो। अगर रो और कॉलम समान है तो देखिए बच्चों, अपन ले लेते हैं एक एबीसी, एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। सॉरी, और एक अपन ने लिया बेटा 2x2 का, और एक अपन ने लिया 1x1 का। तो देखिए आपने देखा कि सारे आव्यूह क्या है बेटा, आपके डायगोनल सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह। तो आप जरा देखो, आप हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो बातें ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर आपको देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई सवाल दे दिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए, और उसमें सामने लिख दिया एक पॉइंट में कि I1 I2, तो आप इसको A B C किससे प्रदर्शित कर दो, और साथ में इसको आप हमेशा I से प्रदर्शित करते हो बेटा। किससे प्रदर्शित करते हो, I से आप हमेशा इसको डिनोट करते हो। अगर आप इसको I से डिनोट करते हो तो जब आप 1x1 का मैट्रिक्स बनाओगे तो उसको I1 कहते हैं, जब आप 2x2 का बनाओगे तो I2 कहते हो, जब आप 3x3 का बनाओगे तो I3 कहते हैं। या बेटा आपसे कोई कह दे कि I3 का मान कितना होता है मैट्रिक्स में, तो आपको हमेशा जबान पे रखा रहना चाहिए जो 3x3 का आव्यूह होगा वही आपका I3 का मान होगा। देखिए बेटा, तो अपन सबसे पहले I1 का मान बताते हैं। तो देखिए 1x1 में आपको पता है एक ही एलिमेंट आएगा, तो आप हमेशा एक आव्यूह बना दो, उसके अंदर 1 लिख दो, वो आव्यूह आपका क्या बन गया, I1 का मान बन गया। अब I2 का मान देखिए, तो सबसे पहले आप बनाएंगे स्केलर मैट्रिक्स बना दो। सीधी बात है, आप स्केलर मैट्रिक्स बना दो, एक अदिश आव्यूह बना दो। अदिश आव्यूह क्या कहता है कि विकर्ण को छोड़कर सारे मान 0, इधर तो विकर्ण ही आएंगे, बोलो हाँ या ना। अगर विकर्ण आएंगे तो अब स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है, जो विकर्ण होता है उसके मान समान होते हैं। तो अपने स्केलर मैट्रिक्स तो बना दिया, लेकिन हमेशा इधर एक एक कर दो बेटा। क्या कर दो, एक एक कर दो। आप देख रहे होंगे कि 2x2 का आव्यूह बन गया, लेकिन आपने देखा ये स्केलर, ये सदिश आव्यूह तो है, लेकिन इधर केवल 1 और 1 होना चाहिए, तभी ये एक आपका तत्समक आव्यूह होगा। अगर आप इधर 2 और इधर 2 कर दोगे तब ये केवल आपका अदिश आव्यूह होगा, तत्समक आव्यूह नहीं होगा, या यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। बात क्लियर है। उसी प्रकार अगर बेटा अपन 3x3 का बनाएंगे तो डायगोनल को छोड़कर मतलब आप सीधा स्केलर मैट्रिक्स बना दो, तो इधर 1 1 1 डायगोनल आएंगे आपके, और जितने मान आपके बच रखे हैं सारे आपके 0 हो जाएंगे। बात क्लियर है। मतलब आपने देखा कि डायगोनल सेम है, तो एक आपका स्केलर मैट्रिक्स बन गया। स्केलर मैट्रिक्स में आपने देखा कि हमेशा इधर क्या आना चाहिए, 1 1। अगर 1 1 आ गया तो वो आपका हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर इधर 1 1 आ गया, इधर 1, अब देखिए एक रो और एक कॉलम, तो इधर तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो हमेशा 1 आता है। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं दिया जाएगा तब आपको आपके दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में छपी होनी चाहिए। बात क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज पढ़ते हैं अपन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहां से बेटा आपके सवाल बनने चालू हो जाते हैं। ओ मुन्ना भैया, इधर से बेटा हमने कहा आपके सवाल बनने चालू हो जाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूहों में समानता। क्या कहते हैं भाई साहब, आव्यूहों में समानता। तो आपने देखा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता क्या है। तो अब देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि आपको किसी से लड़वाया जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे और आप अपने आप से लड़ने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप जाएंगे, कोई आपके सामने होगा, किसी ने आपसे कह दिया तुम्हारे में दम ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आ जाओ देख लेंगे तुमको। अगर ऐसा आपने कहा और आप उसको जाके उसकी भाई साहब 2-4 कॉलर पकड़ के झापड़ लगा दो, तो और उसने भी, अब वो थोड़ा ना शरीफ होगा। जब आप किसी को झापड़ लगा रहे हो तो वो तो इतना शरीफ है नहीं, समझ रहे हो ना बालकों। तो आपने उसमें 2 झापड़ लगा दी, उसने आप में, तो फिर लड़ाई की बात में तुलना देखते हैं। फिर दोस्त जब बैठते ना, ससुरा कुट गया, पकलोल आदमी था, तो जब
तुलना होगी मतलब ठुकाई होगी, तो दो लोगों के बीच में ही हमेशा ठुकाई हुई, तो दो लोगों में फिर तुलना हुई कि इसमें ज्यादा गले इसमें कम गले, है ना, इस प्रकार से। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी चीज की तुलना कराने के लिए दो वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए। उसी प्रकार मैथमेटिशियन ने सोचा कि अगर बेटा अवयव की समानता करानी है तो आपको कितने अवयव चाहिए पड़ेंगे, दो अवयव चाहिए पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा दो अवयव ले लिए, इन्होंने दो अवयव लिए, मान लेते हैं इन्होंने एक ए अवयव लिया और एक इन्होंने बी अवयव लिया। बात क्लियर है बच्चों। और इन्होंने क्या किया कि इसको दोनों को बराबर कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, बराबर। तो इधर एक अवयव ले लेते हैं और इधर भी एक अवयव ले, मान लेते हैं एक m इंटू एन कोटि का होगा और ए भी ए आपका k इंटू पी कोटि का होगा। बात क्लियर है बच्चों। मैंने कह दिया कि जो अवयव है वो m इंटू एन कोटि का होगा, मतलब जिसमें रो हुई m हुई और रो कॉलम कितने हुए n हुए। इसी प्रकार k इंटू पी औजार का होगा या कोटि का होगा। तो दोनों अवयव को जब अपन बेटा बराबर करेंगे तो ये आपका m इंटू एन है, मान लेते हैं इसके अंदर 4 लिखे हैं, नहीं एलिमेंट मत लिखो अभी, और इस बराबर करेंगे तो k इंटू पी आएगा। बात क्लियर है बच्चों। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर इनकी कोटि समान है बेटा, क्या बोला मैंने, अगर m इंटू एन बराबर k इंटू पी या m बाई एन बराबर k बाई पी के है, तभी आप दोनों अवयवों में समानता करा सकते हो। देखिए अब ये तो हुई मैथमेटिशियंस की समझाने वाली बात, अब अपन अपनी भाषा में समझते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब भी बेटा अपन को दो अवयवों की तुलना करानी है तो आप क्या करोगे, क्या दो अवयव आपके पास हमेशा होंगे। तो ध्यान रखना आप दो अवयव की तुलना जब आप तभी करा सकते हो जब आपके दोनों अवयव क्या होंगे, समान कोटि होंगे। अगर ये 1/1 का है तो ये भी 1/1 का होना चाहिए, तभी आप दोनों अवयव में समानता करा सकते हो, वरना कुत्ता पाल लेना, गलतफहमी नहीं। अगर मान लो बेटा ये 2/3 का अवयव है तो ये भी आपका 2/3 का होना चाहिए। अगर ये अवयव आपका 4/3 का है तो ये अवयव भी आपका 4/3 का होना चाहिए, तभी आप इन अवयव में बेटा क्या करा सकते हो, समानता करा सकते हो। अब देखते हैं अपन समानता कराने के बाद इसको हल कैसे करते हैं, इसमें किस प्रकार के मान निकाले जाते हैं। चलिए, तो ये सारी थी तो आपको बात समझ में आई कि अवयवों की समानता आप तभी करा सकते हो जब दोनों अवयवों की कोटि समान है। तो देखिए बच्चों एक आध दो सवाल लेते हैं अपन। सवाल है 4 3 x5 बराबर दिया गया है yz 1 5। तो देखिए बच्चों अब उसने आपको ये सवाल दिया और उसने कहा x और y और z के मान बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी x y z के मान आप निकालोगे तो सबसे पहले देखना कि दोनों अवयव की कोटि समान है कि नहीं। तो जरा बताओ 21 कोटि का अवयव है, आप कहोगे 2/2 का है। मैं कहूँ 21 कोटि का अवयव है, आप कहोगे 2/2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। देखिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना जब भी आप बेटा दो अवयव की समानता कराते हो तो हमेशा पहला पद दूसरे अवयव के पहले पद के साथ तुलना होता है। अगर इधर का पहला पद है तो इधर भी ये इसके साथ तुलना करेगा। अगर ये 5 है तो ये 5 इसके साथ तुलना करेगा और जो 3 है वो इसके साथ तुलना करेगा। ऐसा नहीं होगा कि x 5 के साथ बराबर हो जाए और 3 y के साथ बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने अगर इसको इस प्रकार से देखना चाहो तो इधर आपको पता होगा a11 आता है, इधर a12, इधर a21 और इधर 22, इधर a11 12 21 a22। तो आपने देखा कि जो a21 के बराबर 22 के 12 के और 11 के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इधर से x y z के मान बताओ तो आप कहोगे 4 की तुलना किसके साथ हुई, y के, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि पीछे बराबर लगा है। तो आप लोग दोगे 4 बराबर y। मैं कहूँ z किसके बराबर है तो आप कहोगे 3 के बराबर है गुरुजी। मैं कहूँ 5 के बराबर, तो अपन को देखे अब बराबर वाले सवालों में आप करेंगे क्या कि आपको हमेशा वो वैल्यू देखनी है जो आपको निकालनी है। तो x किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। तो आपने देख लिया कि जो आपके x y z के मान आएंगे वो हमेशा आप
आव्यूह की समानता के द्वारा निकाला। तो आपने देखा कि एक वाला एक किसके साथ, कोई भी पद हो, अगर 4/3 का आव्यूह है तो वो भी 4/3 का होगा। तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। बात क्लियर है? ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक सवाल है। आगे आप जितने भी आपको आव्यूह की समानता के सवाल मिलते हैं आप उनको करिए। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने आपका ये ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर आपको एक आव्यूह दिया गया है 9, 5, 7। ये आपको एक सवाल दिया गया है और उसने कहा है भाई साहब इसमें x y z का मान निकालो। क्या निकालो बेटा? x y z का मान निकालो। तो सबसे पहले आप चेक करोगे ये किस कोटि का आव्यूह है। अब भाई साहब कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि 1, 2, 3 है ना। तो भाई साहब ये बकलोल आदमी होते हैं जिनको ये ऐसा दिखता है 1, 2, 3। बेटा ये पूरा एक ही पद लिखा है। ये आपका पूरा एक ही पद है। क्या है? ये आपका एक ही पद है केवल। तो आप देखोगे 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 और कॉलम पूरा एक पद है। ए भी एक पद, ए भी एक पद, तो एक ही कॉलम बनेगा कि नहीं बनेगा? 3/1। इधर देखो 1, 2, 3 और ये भी कॉलम कितने का है? 1 का। तो अपन बराबर कर सकते हैं। तो आपको जैसे समझ में आएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 9 के बराबर होगा और x प्लस जेड होगा वो 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि पहला पहले के साथ होगा, इधर दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरे के साथ होगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। ए आपका A11 था, A21 था, A31 था और इधर पे भी आपका A11, A21, A31। तो आपने देखा 11, 11 के साथ, 21, 21 के साथ और 31, 31 के साथ। मैंने क्या कहा? 11, 11 के साथ, 21, 21 के साथ और 31, 31 के साथ हमेशा बराबर होंगे। बात क्लियर है बच्चों? चलिए, तो आप देखोगे और y प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा? 7। बात क्लियर है भैया? देखिए बच्चों, आगे अपन को करना क्या है? हल करना है। अब अपन के पास 3 एक्सप्रेशन आ गई, 3 समीकरण आ गए, आप इनको हल कर सकते हो। अगर x प्लस जेड बराबर 5 है तो अपन x प्लस जेड बराबर कितना रख सकते हैं? 5। तो बचेगा क्या? y बराबर 9। 5 को अपन उस तरफ लेके जाएंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर y बराबर 4 आ गया तो z बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे 3 आ जाएगा। आप मैं x का मान पूछा तो z बराबर, अगर बेटा अपन ने इधर 3 रख दिया तो x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। आपके पास तीनों मान आ गए। बोलो आंसर अगर ठीक लगाओ तो। देखिए बच्चों, और एक बात जरूरी, ये आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद अगर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं लाइव, बिल्कुल लाइव में, आप इधर आप 15-16 मिनट की वीडियो बनती है तो आप इतना नहीं पढ़ पाते हो। जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, एक वो ऐप आता है टीचमेंट ऐप, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं जब क्लासरूम बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा बेटा कि आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो और ज्यादा टाइम देके पढ़ सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो। तो ये तो बात थी कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप ऑनलाइन, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर दो भाई सब, शेयर तो बनता है। ये बुआ जी और फूफा जी साथ में चलते हैं तो इनको करना जरूरी है। अगर आप इनका सम्मान नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बात क्लियर बेटा? और मैं थोड़ी सी दिन बाद आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत बढ़िया चीज, कि कुछ 12th के आशिक हैं, कुछ 10th के आशिक हैं, जो बेचारे आज तक यही सोच रहे हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षा हमको कब मिलेगी, कितनी दूरियां और बढ़ती रहेंगी इनके बीच। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि 10 और 12, जो 10 से अभी 11 में आएंगे वो क्या करें, जो 11 से 12 में आए हैं वो क्या करें। क्योंकि लॉकडाउन है, हमारे इतने अच्छे अच्छे पीएम और सीएम हैं कि उनकी लीला ही अपरंपार है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम ससुरा चाहे जियो चाहे मरो, उनको अपना बंगाल का चुनाव देखना है, वो जरूरी है उनके लिए, वो जरूरी है बेटा। तो अभी मैं बताऊंगा आपको 10 और 12। तो आज तक के लिए यहीं तक, आज तक न्यूज चैनल ले बेटा, केवल आज के लिए इतना ही। आपकी एनसीईआरटी किताब में आप देखोगे, आप पहले एक्सरसाइज खोलोगे तो उसमें सारे आपके सवाल आपको
बराबर के मिलेंगे, मतलब इक्वलिटी बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो, तो आप उसको बाकायदा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए भाई साहब, आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।